न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। एक स्लोगन है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, लेकिन ये स्लोगन गुजरात में कहीं ना कहीं निष्फल होता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आरटीई लेकर आई थी ताकि बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन अब सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या गुजरात, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य माना जाता है, वहां पर शिक्षा का भी व्यापार होने लगा है। सवाल कई है, क्योंकि आरटीई के तहत जिन लोगों को एडमिशन मिलता है उनके वालिदैन को कई घंटों तक स्कूलों में बैठाया जाता है, साथ ही साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो एक आतंकवादी हों। इसीलिए सवाल कई हैं और इन्हीं सवाल जवाब के लिए हम पहुंचे हैं शहनवाज भाई के साथ। शहनवाज भाई एक लंबे वक्त से आरटीई जो मुहिम है उसके साथ में जुड़े हुए हैं और बीते दिनों इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। शहनवाज साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे आर्थिक असमानता दूर हो रही है? देखिए 2009 में कांग्रेस ने ये कानून बनाया देश की गरीब बच्चों के लिए। खास तौर पर गुजरात में ये कानून बहुत लेट इम्प्लीमेंट हुआ, 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हम लोगों ने पदयात्राएं की, आंदोलन किया, तब जाके ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ। आज पूरे देश में लगभग 3.5 करोड़ बच्चों ने इसका लाभ लिया और 1 से 8 तक वो फ्री एजुकेशन का उन्होंने बेनिफिट लिया, राइट टू एजुकेशन कानून के तहत। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में 96,000 सीट्स लगभग अवेलेबल है आरटीई की, और उसमें 2,40,000 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है। आप ये समझिए कि लोग कितने आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं कि वो फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आरटीई में एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो 2,40,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं और हमारे सामने उसके सामने जो सीट्स हैं वो 96,000 लगभग है। तो इस के साथ साथ एक अच्छा कानून, गरीब स्टूडेंट्स की जो आर्थिक असमानता दूर हो, अमीर और गरीब के बीच की खाई दूर हो। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का बना, उन दिनों सरकारों ने जमीन दी, सब्सिडाइज लोन दी और उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स के खड़े हुए। एक क्वालिटी एजुकेशन गरीब छात्रों को भी मिले, गरीब स्टूडेंट को भी मिले, उसी के तहत राइट टू एजुकेशन कानून बनाया गया। 25% सीटें आरक्षित हर प्राइवेट स्कूल में, जिसके चलते वो जो 25% सीट्स है उसकी फीस भी सरकार भर रही है। हर साल बच्चों को 4,000 रुपये मिलता है, बुक्स और ट्रांसपोर्टेशन और उसके लिए। तो ये एक बहुत ही आइडियल कानून बना जिससे आर्थिक असमानता दूर हो, क्वालिटी एजुकेशन गरीब लोगों तक पहुंचे। लेकिन खास तौर पर गुजरात में और अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी स्कूल्स के ऐसी कंप्लेंट्स पेरेंट्स की आ रही है कि राइट टू एजुकेशन कानून में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनके लिए अलग क्लासरूम, उनके लिए अलग टीचर, यहाँ तक कि मॉर्निंग शिफ्ट की जो स्कूल चल रही है वो आरटीई के बच्चों को स्पेशली नून में बुला रही है और उनकी उनकी क्लास नून में चल रही है। तो अलग क्लासरूम, अलग टीचर, अलग शिफ्ट और उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। बहुत सी स्कूलों में ये भी देखने को मिला है कि उन्होंने आरटीई के बच्चों से अलग से फीस भी ली है, अलग से पैसे लिए हैं, और यहाँ तक भी देखने को मिला है कि पेरेंट्स को डरा धमकाकर उन्होंने प्रेशर किया है कि वो स्कूल्स बदल ले, किसी और स्कूल में एडमिशन ले ले। तो किसी ना किसी वजह से उस बच्चे को और उनके पेरेंट्स को परेशान किया जाता है। जो प्रीमियम स्कूल्स हैं जिसके फीस बहुत ज़्यादा है, अहमदाबाद में इंटरनेशनल स्कूल खास तौर पर, वो बहुत ज़्यादा आरटीई के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसको लेकर के हमने एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर के जिला शिक्षण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक भी हमने बार बार कंप्लेन की है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई रिजल्ट मिला नहीं है किसी तरह का। कोई एक सवाल ये भी उठता है कि इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और स्कूल, तीनों लोगों की भूमिका संदिग्ध है। बिल्कुल, देखिए मैंने तो पहले भी मेरा ये आरोप रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकारी पूरे सिस्टम को ये आरोप मेरा है कि जो स्कूल के जो संचालक हैं, जो ट्रस्टीज हैं, इन पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं रहा, ना तो एजुकेशन विभाग का, ना तो ब्यूरोक्रेसी का। जिस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लोग फंड देते हैं बीजेपी को, सरकार को चुनावों में, इस वजह से वो अपनी पूरी दादागिरी चलाते हैं। आप देखिए कि एफआरसी का कंट्रोल नहीं है।
जो फी रेगुलेशन कमेटी जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखिए स्कूल में कहीं 1 लाख फी है, कभी 2 लाख फी है, तो फीस बार बार बढ़ रही है, उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। आरटी कानून के तहत जिनके एडमिशन होते हैं उसको एडमिशन नहीं देते हैं, या तो परेशान करते हैं या तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम से सरकार का कंट्रोल नहीं है। जो स्कूल के जो संचालक हैं वो सरकार की मानने को तैयार नहीं है, सरकार के कंट्रोल में नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोटी रकम दे रहे हैं, इसलिए भाई पैसा देने वालों की ही सरकार सुन रही है। बिल्कुल, जिस तरीके का प्राइवेटाइजेशन हावी हो गया एजुकेशन सिस्टम पर, सिर्फ और सिर्फ पहले नो प्रॉफिट लॉस के से स्कूल चलाए जाते थे, एक सेवा का माध्यम था, एजुकेशन को, इल्म को बांटने का माध्यम था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ नफा प्रॉफिट कमाने का माध्यम बन गया है। और उसमें बहुत सारे बीजेपी समर्थित संचालक हैं, जिनकी स्कूलें हैं, वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल खत्म हो गया है एजुकेशन सिस्टम से। शिक्षा में व्यापार कहना कि गलत है या सही? बिल्कुल व्यापार हो गया है। आज की डेट में आप मेडिकल देख लीजिए, इंजीनियरिंग देख लीजिए, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, किसी भी स्कूल्स में मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मान लीजिए हर साल 1 लाख बच्चा 8 स्टैंडर्ड से पढ़ के निकलता है और उसमें से अगर 50,000 बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो आज इंग्लिश मीडियम का कोई सरकारी स्कूल और ग्रांटेड स्कूल नहीं है कि 9th में एडमिशन कैसे लेगा। जो बच्चा 1 से 8 तक फ्री में एजुकेशन में पढ़ा है, वो 9th में उसको 25,000 से 50,000 फीस भरनी पड़ी, वो कैसे अफोर्ड करेगा। गुजराती मीडियम के लिए अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की कोई गवर्नमेंट और ना ही सरकारी स्कूल्स अवेलेबल है जो कि वो आरटी का बच्चा वहां जाकर पढ़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत चिंता का विषय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार जो है बजट घटा रही है एजुकेशन का, स्टेट भी एजुकेशन का बजट घटा रही है और पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हवाले कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बेसिस पर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। मैं जिस जगह से आता हूँ सरखेज जुहापुरा, बड़ी आबादी मुस्लिमों की है और उसी इलाके में, उस इलाके के आसपास में बहुत सारी प्राइवेट स्कूलें हैं जिनका काफ़ी नाम है और ये एजुकेशन के फील्ड में किंग मेकर कहे जाते हैं, ऐसे लोग हैं। कल कुछ स्कूल में जाना हुआ शहनवाज भाई, तो लोगों से ज़बरदस्ती एक एप्लीकेशन लिखवाया गया कि हम इस स्कूल में नहीं दूसरे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। ये कितना जायज़ है और क्या स्कूलों के पास ऐसी ताकत है कि वो ऐसा ज़बरदस्ती कर सके? देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गुजरात के लोगों से और अहमदाबाद के वालियों से, खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि आरटी, राइट टू एजुकेशन कानून जो है वो बच्चे के लिए है। बच्चे को एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये कानून है, ये गाइडलाइन नहीं है। इस गाइडलाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें स्कूल आपसे कोई भी किसी तरह का कोई पैसा ले नहीं सकता। अगर स्कूल कोई कल्चरल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, अगर आपकी मर्जी है तभी आप पैसा भर सकते हो। आपसे जबरदस्ती किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा सकता। स्कूल्स जो है आपके बच्चों को अलग क्लासरूम में नहीं बिठा सकता, अलग शिफ्ट में नहीं बुला सकता, अलग टीचर से नहीं पढ़ा सकता। ये सब कानून के खिलाफ है। आप इस चीज को समझिए। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं। मैं अपना नंबर भी इस इंटरव्यू में और इस चैनल के माध्यम से आपको कहूंगा, किसी भी पेरेंट्स को दिक्कत हो, किसी तरह का कोई हैरेसमेंट या डिस्क्रिमिनेशन आरटी के स्टूडेंट के साथ होता है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9328007099। जैसा कि आरिफ भाई आपने पूछा कि जिस तरह के, तो जैसे ये जो ग्रीवेंसेस सामने आ रहे हैं, होता है ये स्कूल्स क्या करती है, पेरेंट्स को बुलाती है, ये कहती है कि आप अपने घर के करीब किसी स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, फीस हम भर देंगे, क्योंकि उनकी स्कूल में वो गरीब बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते और उनकी स्कूल्स की जो फी है वो 1 लाख 2 लाख फीस है। तो वो किसी और अमीर बच्चे को वहां पर एडमिशन दे देंगे उस सीट पर और उसको करीब की स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे और उसकी जो 10,000 15,000 या जो नॉर्मल फीस है वो स्कूल खुद भरेगा। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा जो आरटी के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। अलग क्लासरूम, अलग टीचर, अलग शिफ्ट में बिठाना और पेरेंट्स को डरा धमकाकर एडमिशन किसी तरह से रद्द करवा देना, एडमिशन न देना, इस तरीके की बहुत सारी फरियाद, बहुत सारी कंप्लेन हम तक आ रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये कानून 2009 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था और ये कानून बच्चों के लिए बनाया है कि किसी भी वजह से घर की हालात या मजदूरी या घर का बिजनेस संभालने के चक्कर में अगर कोई पेरेंट्स बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पा रहे, तो ये कानून बच्चे के लिए बना हुआ है कि बच्चा को किसी भी हाल में 1 से 8 तक प्राइमरी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी सरकार की है। 6 साल से 14 साल के बच्चे को
किसी भी हाल में एजुकेशन देना है, ये कानून बच्चे के लिए बनाया। अगर कोई बच्चा 2-3 अगर 7-8 साल की एज 10 साल की उम्र तक अगर नहीं पढ़ाई कर पा रहा है तो उसकी उम्र के हिसाब से उसको क्लासरूम में एडमिशन मिलेगा। और वो आरटी कानून में ये प्रावधान है कि अगर आप 14 साल तक की एज है और किसी स्कूल में आप नहीं गए तो आपकी एज के हिसाब से आपको एडमिशन देना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की है, डीओ ऑफिस की। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोगों के कागजात को स्कूल की तरफ से निकाल लिया जाता है। एक वक्त ऐसा था कि स्कूलों में सिर्फ शिक्षक होते थे, प्रिंसिपल की ऑफिस होती थी और एक दो प्यून वगैरह होते थे और एक दो लोग फीस होते थे। लेकिन अब जब पूरा एक स्कूल के उसको देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरा एक गैंग सक्रिय है। जो आपने कितना आईटी भरा है, आपकी इनकम कितनी है, आप क्या काम करते हैं, किस इलाके में रहते हैं, गाड़ी है कि नहीं है, पूरा रिसर्च करती है। ये ऐसा लगता है कि सरकार ने जो पैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए दिया था, वो चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए स्कूलें प्राइवेट लोगों को रख के इस तरीके से सर्वे करवा रही हैं। क्योंकि मेरे पास बीच में कुछ लोग आए थे कि स्कूल के तरफ से सर्वे करने आए और उन्होंने बताया कि आपके घर अच्छे हैं, आप गरीब के श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजेंगे। एक आम आदमी के लिए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। देखिए, सरकार जो है, सरकार के पास वो राइट्स है। एजुकेशन विभाग, जिला शिक्षण अधिकारी ये चेक कर सकते हैं अगर किसी ने गलत तरीके से एडमिशन लिया है आरटी में। लेकिन स्कूल का ये राइट नहीं बनता है कि वो आरटी रिटर्न देखें और इस तरह की चीजें करें। सरकार कर सकती है। हाँ, बात यह है कि जब आरटी एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, वो क्राइटेरिया अगर वो फिल करते हैं, अगर इनकम प्रूफ जो सरकार खुद देती है, आधार कार्ड गवर्नमेंट का सिस्टम खुद बना के देता है, राशन कार्ड, लाइट बिल, पान कार्ड या जितने भी डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं आरटी में, अगर वो अनाथ बच्चा है, अगर वो आंगनवाड़ी का बच्चा है, फिजिकली हैंडीकैप है, किसी तरह की बीमारी में है वो बच्चा, तो पेरेंट्स नहीं है, तो अलग अलग कैटेगरीज जो है, बीपीएल कार्ड है या फिर किस एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईबीसी है, तो अलग अलग कैटेगराइज जो है वो गवर्नमेंट ने दे रखी है गाइडलाइन। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट है, जिसको एलिजिबल क्राइटेरिया में रखा है, उस एलिजिबल डॉक्यूमेंट को अगर आरटी में उसने दे दिया है और उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिशन अलॉट हो गया है, तो स्कूल्स का सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सिर्फ वो चेक करे, जो आरटी के लिए एलिजिबल है और जो आरटी के लिए रिकॉग्नाइज कर रखा है सरकार ने। स्कूल का सिर्फ ये काम है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करे। अच्छा, डीओ के नाम से भी धमकी दिया जाता है कि आपको डीओ के पास जाना है, क्या ये अधिकार है उनके साथ? बात यही है कि जब आपने आरटी का सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट आपने रख दिए, आप एलिजिबल हैं, आपको एडमिशन अलॉट हो गया, ये सारी प्रक्रिया में एजुकेशन विभाग, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इनकी जिम्मेदारी है ये सारी प्रक्रियाओं को चेक करना। इसके बाद ही आपको एडमिशन अलॉट हुआ है। एडमिशन अलॉट होने के बाद जब आप रिपोर्टिंग के लिए स्कूल जाते हो, स्कूल्स का सिर्फ इतना काम है कि वो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं आरटी के एडमिशन के अकॉर्डिंग, उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल्स की है कि ये जो आपने आधार कार्ड दिया है इसका ओरिजिनल आधार कार्ड देख ले, इनकम प्रूफ का ओरिजिनल इनकम प्रूफ देख ले, कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका ओरिजिनल देख ले, सिर्फ ये जिम्मेदारी है। लेकिन सारा खेल तो रिपोर्टिंग के टाइम ही होता है, क्योंकि एक लंबे वक्त तक मतलब आप 12 बजे आ जाइए, 4 बजे तक बैठिए, दूसरे दिन 12 बजे बुलाएंगे, फिर 2 बजे तक बैठाएंगे, तीसरे दिन आपको 3 बजे बुलाएंगे और 6 बजे तक उठाएंगे। इस तरीके से अलग अलग वक्त में एक ही काम के लिए बार बार बुलाना, और वो भी किस हद तक आदमी मतलब कामकाज करने वाला आदमी है तो हर दिन वो थोड़े जा सकता है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर शहनवाज शेख एक बार फिर से मैदान में आएंगे और उन लोगों की आवाज़ उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल। हमने राइट टू एजुकेशन कानून गुजरात में तो बहुत लेट इम्प्लीमेंट हुआ, 2009 में कानून बना, 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ, हमने उस समय भी लड़ाई लड़ी। अब ये लड़ाई को हमें और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है कि जिस तरह के पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है कि स्कूल्स में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आरटी के स्टूडेंट को, जो मूल इसका एजेंडा था इस कानून को बनाने का, उसी को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। खास तौर पर जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जहाँ पे फीस बहुत ज्यादा
तगड़ी फीस है, और वो नहीं चाहते हैं कि गरीब बच्चा अमीर बच्चों के साथ बैठे। वो बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि एक समाज जो है, जो बचपने से गरीब और अमीर की जो खाई है वो दूर हो, उस लिहाज से इस कानून को बनाया गया था। लेकिन बहुत सी स्कूल्स की कंप्लेन आ रही है। हम इसके संदर्भ में आने वाले दिनों में गवर्नर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, डीईओ को, सबको हम इस पे एक पूरी सूची हम बना रहे हैं वो स्कूल्स की जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आरटी के स्टूडेंट के साथ। मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से गाइडलाइन बनाई है, लेकिन जो मूल 2009 का कानून बना है राइट टू एजुकेशन का, 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए ये कानून बना है कि अगर वो बच्चा देश में जन्म लिया है, भारत देश में, उस बच्चे को एजुकेशन देने की जिम्मेदारी सरकार की है। मान लीजिए अगर कोई पेरेंट्स बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, कोई पेरेंट बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं, किसी भी वजह से बच्चे को और एजुकेशन से दूर रख रहे हैं, एजुकेशन नहीं लेने दे रहे हैं, तो उसको एजुकेशन देने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये कानून जो है वो बच्चे के लिए बना है। पेरेंट्स की क्या इनकम है, पेरेंट्स क्या करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बच्चा अगर मान लीजिए इस देश में पैदा हुआ और अनाथ है, उसका कोई गार्जियंस नहीं है, तो वो गार्जियंस सरकार बने। अगर पेरेंट्स नहीं है तो कौन इनकम प्रूफ देगा, कौन पता करेगा कि इसकी कितनी इनकम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कानून जो है 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए है। अगर वो 6 साल से 14 साल के बीच में कभी भी स्कूल नहीं गया, तब भी उसको एडमिशन देना पड़ेगा। उसकी एज के हिसाब से उसको जिस क्लासरूम में उसका एडमिशन होता है, उस क्लासरूम में एडमिशन देना पड़ेगा। तो जिस तरीके की स्कूल्स के संचालक, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि हमें आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि स्कूल्स के बाहर भी हमें आंदोलन करना पड़े, धरना देना पड़े और आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना पड़े। मैं आपसे भी विनती करता हूं कि ये जो कानून बना है, ये कानून वो बच्चों के लिए है। इसके साथ आप छेड़खानी न करें, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न करें। आपको तो फीस मिलती है, जो 25% सीटें जो सरकार के हिसाब से आरटी में एडमिशन होते हैं, उन बच्चों की फीस सरकार पे करती है उन स्कूल्स को। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल्स को फ्री में पढ़ाना पड़ रहा है। पेट में दर्द होता है, कम देती है। बस बात यह है कि वो जो है उनको वो क्योंकि ये बिजनेस मॉडल बना लिया है। खास तौर पर गुजरात की अगर हम बात करें तो पूरा पूरा प्राइवेटाइजेशन हावी हो गया है एजुकेशन सिस्टम पे, और इसी वजह से सिर्फ पैसा कमाने की एक फैक्ट्री बन गई है स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय। तो इसी के चलते ये देखने को मिल रहा है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। शहनवाज साहब, आपने वक्त दिया, शुक्रिया। गुजरात में देखा जाए तो मुसलमानों के लिए एक अलग नज़रिए से सरकार देख रही है। ये कहना थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन जूहापुरा सरखेज जिस इलाके से मैं आता हूँ, वहाँ पर बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, और मुस्लिमों के साथ में जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी वेदना को बताया, और इस वेदना को लेकर मैं शहनवाज भाई के पास पहुँचा। ऐसे चंद लोग ही मेरे साथ आए, मुझसे मुलाकात हुई, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको आज भी ऐसी प्राइवेट स्कूलें परेशान कर रही हैं, अलग अलग कागजों की डिमांड की जा रही है। ऐसे में हम शहनवाज भाई से यही अपील करेंगे कि उन लोगों की आवाज़ एक बार फिर से बने, ताकि स्कूलें जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति कर रही हैं उस पर नकेल कसा जाए, उस पर लगाम लगाया जाए।